हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जहां पर हमने इसके लास्ट टाइम पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया था। सो टुडे सेशन ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आज हम किसको कवर करेंगे? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो अवर क्वेश्चन नंबर 28 इज bisexual flower in spite of young stamen being removed artificially। अगर एक बायसेक्सुअल फ्लावर में से अगर हम लोग यंग स्टेमन्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं आर्टिफिशियली, द फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट। स्टेमन्स के हटाने के बाद भी जो फ्रूट होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव सिचुएशन। वो बोल रहा है कि अगर हम लोग एक बायसेक्सुअल फ्लावर में से स्टेमन को रिमूव कर देते हैं फिर भी हमारी फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ऐसा क्यों? इसके लिए आंसर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक फ्लावर है, ये क्या है, अगर मैं एक फ्लावर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एक बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल फ्लावर आपका वो फ्लावर होता है जिसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, बीच में क्या है, ये इसका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल, और ये क्या है हमारा मेल। मेल वाले को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेमन। ठीक है, और फीमेल वाले को क्या कहते हैं? कार्पल। ठीक है, अगर मैं इसमें से मान लेते हैं स्टेमन को हटा देती हूँ, स्टेमन को मैंने आर्टिफिशियली यहाँ से तोड़ लिया, इसको हटा लिया, तो फिर भी हमारे पास कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच जाता है? पिस्टल या फिर कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास बच जाता है। अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके काट दिया तो हमारे पास कौन रह गया? ये वाला रह गया। तो अब यहाँ पर कौन आएगा? आपका मेल गैमेट आएगा। कौन आएगा? मेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब है हम यहाँ पर क्या करवाएंगे? हम यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जायगोट से आपका यहाँ पर क्या बनता है? आपका यहाँ पे सीड बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो भले ही हमारे पास बायसेक्सुअल फ्लावर हो, अगर उसमें से हम किसी भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देते हैं, बट फिर भी हमारे पास वो कैसा फ्लावर बचता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जहां पर हम लोग क्रॉस पोलिनेशन करवाकर फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो होपफुल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 28? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कैन यू कंसिडर ऑल द सेल डिवीजन एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? गिव वन रीजन। वो पूछ रहा है कि क्या रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक टाइप हो सकता है? क्या हम रिप्रोडक्शन को ही सेल डिवीजन का प्रकार बोल सकते हैं? देखिए क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेती हूँ। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या लिया मैंने? अमीबा लिया। क्या लिया? अमीबा। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, हमारे पास एक अमीबा है। ठीक है, अमीबा की स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपनी सबसे पहले क्या करते हैं? सेल को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सेल को डिवाइड करते हैं, और सेल हमारी 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपके सिर्फ एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गैमेट की फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम वहां पर बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, वो एक सेल डिवीजन की तरह ही है, या सेल डिवीजन को ही हम लोग वहां पे क्या कंसिडर करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज वहां पर मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होती। वहां पर आपकी कौन सी सेल डिवीजन होती है? वहां पर आपकी माइटोसिस होती है। क्लियर है सभी को? तो हम लोग बोल सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग इनको बोल सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। वो बोलता है कि अगर हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स का जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम क्यों रहता है और कैसे रहता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने अभी भी आपसे बात की थी एक प्रोसेस की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं?
म्योसिस। अगर हम बात करते हैं म्योसिस की, तो म्योसिस आपकी एक रिडक्शनल डिवीजन है। कैसी डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक मेल पेरेंट है, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक मेल पेरेंट है, दिस इज अ मेल पेरेंट, ठीक है, ये हमारी कोई भी क्या है? एक फीमेल पेरेंट है। ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी कैसी पेरेंट है? एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है। इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। एक फीमेल पेरेंट है, उसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, और मेल पेरेंट के पास भी कैसे क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। क्योंकि हम मेंडल का लॉ पढ़ चुके हैं। मेंडल का लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम विल बी सेपरेट और जीन विल बी सेपरेटेड, ठीक है। जीन का नंबर और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हाफ हो जाता है। तो इट मींस यहाँ पर आपके कितने गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर रहेगा? 23। यहाँ पर भी कितना रहेगा? 23। आफ्टर दैट दे फ्यूज, दे विल मेक a zygote which contain 46 chromosome number. It means in the sexual reproduction process, through the process of meiosis, where the gamete formation takes place, it reduces its number, it half its number, so that it maintain the chromosome number in progeny as well as our parent generation. हमारी पेरेंट जनरेशन का और हमारी जो प्रोजेनी है, हमारी जो ऑफस्प्रिंग्स है, इस वजह से हमारा जो क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? वो सेम रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होता, 23 नहीं होता, तो यहाँ पर भी 46 था, यहाँ पर भी 46 था, तो इट मींस हमारे जो जाइगोट बनेगा, हमारी जो फर्स्ट प्रोजेनी बनेगी, वहां पे हमारे जो नंबर आएगा क्रोमोसोम का वो कितना आएगा? 92 आएगा। कितना आएगा? 92 आएगा, जिसकी वजह से हमारी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेनी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। क्लियर है सभी को? सो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका नंबर क्या रहता है? सेम। बिकॉज यहाँ पर आपको कौन सी डिवीजन देखने को मिलती है? रिडक्शनल डिवीजन, और वी कैन से दैट हमें यहाँ पर मियोसिस देखने को मिलती है। क्लियर है सभी को? सो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 32। colonies of the yeast fail to multiply in water but multiply in sugar solution. Give the reason for this. वो बोलता है कि यीस्ट जो है, यीस्ट आपको पता है, यीस्ट जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। वो ये बोलना चाहता, वो ये पूछना चाहता है आपसे कि जो यीस्ट है वो पानी में मल्टीप्लाई नहीं करती है, बट अगर आप किसी पानी के अंदर 2 या 3 चम्मच शुगर को डाल दो तो यीस्ट वहां पर अपना बडिंग प्रोसेस को शो करती है। ऐसा क्यों? देख लेते हैं। जो हमारी बडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? हमें एक बड की फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली यीस्ट जो है, अगर हम बात करते हैं पानी की, अगर पानी, यहाँ पर हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हमारे क्या नहीं है? न्यूट्रिएंट्स नहीं है। यहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पानी के अंदर खाने के लिए यीस्ट को कुछ नहीं मिल रहा। बट अगर यहीं पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? शुगर प्रेजेंट होती है। तो शुगर के अंदर यीस्ट क्या करती है? शुगर को खाती है। खाने का मतलब क्या होती है? उसको ईट करती है, ठीक है। यीस्ट को शुगर के अंदर क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब खाने को उसके वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो क्या करती है? अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। खा खा के, मतलब समझ रहे हो, उसको खाती रहती है और वो क्या करती है? अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इस तरीके का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे भी आपकी मदर जो होती है वो कभी भी डो लगाती है, किसके लिए? लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप लोग भटूरे का डो लगाते हैं, तो वो जो भटूरे का डो हम लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रिफाइंड फ्लोर को लेते हैं, रिफाइंड फ्लोर में थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालते हैं, या फिर जब भी आप बेकरी प्रोडक्ट्स को खाते हो तो वो फ्लफी होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? बेसिकली हम लोग अपने रिफाइंड फ्लोर के अंदर ईस्ट को डालते हैं। हमारे रिफाइंड फ्लोर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो क्या करती है? उस कार्बोहाइड्रेट को खाती है और वहां पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से वहां से CO2 गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो आपका डो होता है, जो उसके अंदर गैस भर जाती है, जो CO2 गैस होती है, और वो इथेनॉल की फॉर्मेशन करती है।
इथेनॉल जो होता है वो आपका हवा में उड़ जाता है, बिकॉज इथेनॉल कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। कैसा होता है? वोलेटाइल होता है। तो इस वजह से हमारे पास वाटर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करती है, जबकि शुगर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर क्या करती है, अपनी कॉलोनीज की फॉर्मेशन कर देती है। कॉलोनीज क्या होती है? ठीक है, हाँ जी, कॉलोनीज। कॉलोनीज को मैं इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। हाँ जी, व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन क्या होता है? देखिए, क्लोन आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जब भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर हमें हमारे ऑफस्प्रिंग्स की, हमारी प्रोजेनी की एकदम सेम एग्जैक्ट कॉपी, सेम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, जहां पर कोई भी वेरिएशन ना हो। ठीक है, सेम एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, इसका मतलब आप समझना कि वहां पर बिल्कुल सेम कॉपी देखने को मिलती है, वहां पर आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। Why do the offspring formed by the asexual reproduction exhibit remarkable similarities? वो बोलते हैं कि asexual reproduction के अंदर similarities आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता? क्या है, asexual reproduction की अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं, थोड़ी से फीचर्स हम लोग एक बार asexual के देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं asexual reproduction की, ठीक है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। पेरेंट कैसा रहता है? सिंगल। तो वी कैन से दैट इट इज अ यूनिपेरेंटल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है ये? यूनिपेरेंटल है। नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी गैमेट नहीं बनता है। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई भी आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, सो नो वेरिएशन, यहाँ पर आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलते हैं। एक पेरेंट्स की होने की वजह से गैमेट्स नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स बन रही है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी? हमारे पेरेंट्स की। इसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग एकदम क्लोन्स बोल देते हैं। किसका? पेरेंट्स का। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वी कवर 28, 29, 30, 31, 32. Next, our next question is, why does the bread mold grow profusely on a moist sliced bread rather than a dry slice of a bread? ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोल्ड की, मोल्ड क्या है? बेसिकली आपकी फंजाई है। क्या है? फंजाई है। और फंजाई के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। तो जब भी आपकी बात आती है फंजाई, आपको बस एक कंडीशन लर्न करनी है, फंजाई कहां पर ग्रो करेगी। फंजाई आपकी दो कंडीशन में ग्रो करती है। एक तो मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब होती है नमी वाली कंडीशन। वार्म मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वार्म और मॉइस्ट कंडीशन आपको देखने यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी, उसके पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी क्या करती है? फंजाई ग्रो करती है मॉइस्ट कंडीशन में, और न्यूट्रिएंट्स वाली कंडीशन में आपकी क्या ग्रो करेगी? फंजाई। तो देख लेते हैं। बेसिकली हमारी जो ड्राई स्लाइस होती है ब्रेड की, मतलब सूखी ब्रेड होती है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं बट वहां पर आपका मॉइस्चर नहीं होता। तो न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से मॉइस्चर नहीं होता, तो वहां पर आपकी जो फंजाई होती है वो ग्रो नहीं करती। अगर ये दोनों कंडीशन हमें साइमल्टेनियसली मिलती है तो ही हमारी फंजाई स्पोर फॉर्मेशन करती है। जबकि मॉइस्ट स्लाइस के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं और कैसी कंडीशन मिल रही है? आपको मॉइस्ट कंडीशन भी मिल रही है, तो यहाँ पर वो स्पोर फॉर्मेशन करती है, प्रोफ्यूजली ग्रो करती है एज कंपेयर टू ड्राई स्लाइस ब्रेड। 34, गिव द टू रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द वेरिएशंस अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो प्रोजेनी के अंदर वेरिएशंस आते हैं, तो उनके आप कोई कारण बताइए कि क्यों हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशंस की। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहला तो क्या है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त यहाँ पर हमें क्या होता है? हमारे क्रोमोसोम क्या करते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। हमारे जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। एक पेरेंट से आता है और एक हमारा किससे आता है? हमारा पैटर्नल होता है और एक कैसा होता है? हमारा मैटरनल होता है। ठीक है, तो हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? फर्स्ट सेग्रीगेट हो जाते हैं।
क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक तो रीजन आपका ये रहेगा, सेग्रीगेट होने की वजह से कुछ रीशफलिंग ऑफ जीन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स आपको देखने को मिलता है। और दूसरा रीजन, एट द टाइम ऑफ जब ये अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम हमसे क्या हो जाती है, कुछ एरर्स हो जाती है। एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सम एरर्स टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। ये तो आपकी क्लास 10th के टर्म्स में था, कुछ वेरिएशन हो जाते हैं। वेरिएशन का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली दो रीजन है आपका, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, जीन सेग्रीगेट कर जाते हैं, जीन्स की रीशफलिंग होती है, ठीक है। रीशफलिंग होने की वजह से आपको यहाँ पर न्यू वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कुछ हमारी एरर्स हो जाती है, एग्जैक्ट डीएनए नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 इज, वुड अ प्लेनेरिया कट वर्टिकली इनटू अ टू हाउस रीजनरेट इनटू अ टू इंडिविजुअल? हाँ जी, यहाँ पर आपको एक प्लेनेरिया का क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक प्लेनेरिया की फिगर दे रखी है। दिस इज अ प्लेनेरिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी ई, ठीक है। कंप्लीट द फिगर 8.2 डी एंड ई बाय इंडिकेटिंग द रीजनरेटेड रीजंस। वो आपको पूछ रहा है कि आपको डी और ई फिगर को कंप्लीट करना है खुद से। देखिए जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया इज अ फ्लैटवर्म। क्या है, फ्लैटवर्म है, और वो कौन से फाइलम में आता है आपका, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। जनरली आपको पता है हाईएस्ट रीजनरेशन की कैपेसिटी कौन सा फाइलम शो करता है, आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी कौन शो करता है, आपका प्लेनेरिया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट रीजनरेशन की कैपेसिटी आपकी किसके अंदर है, तो किसके अंदर अभी, प्लेनेरिया के अंदर है। किसके अंदर है, प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। तो ये ए है, ये क्या है, बी। ये आप देख रहे हैं कि सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। अभी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसके जैसे एक और बना दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके से यहाँ पर बना लो, यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ये होगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या पूछा है कि अगर एक प्लेनेरिया को आप कट कर देते हो तो वो अपने 2 इक्वल हाफ में क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो ये इसके आगे, ठीक है, खत्म करते हैं बस। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, ठीक है, 36। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 36 इज, फ्रॉम द इंटरनेट पे से गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम and number of the 5 animals and the 5 plants, correlate the number of size in the organism and the answer the following question। वो कहता है कि बेसिकली आपको इंटरनेट को एक्सप्लोर करना है, आपको कुछ एनिमल्स देखने हैं, कुछ प्लांट्स देखने हैं, और उनके क्रोमोसोम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जांपल जिससे कि आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, पोटैटो ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, टोमेटो ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, रेडिश ले ली, यहाँ पर हमने और क्या ले लिया, व्हीट ले लिया, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, मस्टर्ड सीड ले सकते हैं, एंड एटसेट्रा। इसी तरीके से हम प्लांट्स के भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेंडमली लिया, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या एनिमल का साइज और क्रोमोसोम के बीच में कोई रिलेशन है, जैसे कि डू द लार्जर ऑर्गेनिज्म हैव अ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि कोई जितना बड़ा हमारा एनिमल होगा, जितना बड़ा साइज में उसका मतलब एनिमल होगा, लाइक लोयन हो गया, एलिफेंट हो गया, उनका साइज बड़ा होने से ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनमें क्रोमोसोम भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पोटैटो के अंदर आपका 48 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, इट्स अ रैंडम नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मैंने लिखा है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी भी एनिमल का साइज लार्ज है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर भी ज्यादा होगा। बेसिकली देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स एंड द क्रोमोसोम नंबर फाउंड इन द एनिमल्स। बी देखते हैं, कैन ऑर्गेनिज्म विद द फ्यूअर क्रोमोसोम रिप्रोड्यूस मोर इजिली देन द ऑर्गेनिज्म विद द मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो पूछ रहा है आपसे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कम क्रोमोसोम का नंबर पाया जाता है,
क्या वो मोर इजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर ज्यादा पाया जाता है? ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है कि जिसके अंदर ज्यादा क्रोमोसोम होंगे वही अच्छे से रिप्रोडक्शन करेगा या वही अच्छे से रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। देयर इज अ बेसिकली नो रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम नंबर एंड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। मोर द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाई रहेगा तो ऑब्वियस उसके अंदर डीएनए का कंटेंट भी हाई रहेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था डीएनए जो होता है वो एक आपका लाइक वूल आप समझ सकते हैं। ठीक है, जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, और डीएनए को ही जब हम रैप अप कर देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे फॉर्म द क्रोमोसोम। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारा क्रोमोसोम का नंबर रहेगा इट मींस दैट कि वहां पर आपका डीएनए का कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। एक क्लास और लगाएंगे हम जहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।